अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर में वेलकम कहता हूँ आप लोगों को। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नयात रहम करने वाला है। आज के लेक्चर में हम 3 एक्ट डिस्कस करेंगे, 1853, 1858, 1861। मैन जो एडिंग है वो हमारा 1861 है, लेकिन 1861 को समझने से पहले हमें 1853 और 1851 एक्ट समझ आनी चाहिए। तो 1857 जंग आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो रूल कर रही थी सब कॉन्टिनेंट पर। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट आते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 ग्रुप्स लाए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भी 5 बंदे थे, बल्कि 6 बंदे थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में भी 6 बंदे थे। दोनों मिला के 6 बंदे थे। ये 12 बंदे पूरा सब कॉन्टिनेंट को चलाते थे। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन से थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल मिलिट्री सर्विस के ऑफिसर्स थे और सिविल सर्विस के ऑफिसर थे। मिलिट्री से और सिविल सर्विस से, यानी मिलिट्री से भी लोग थे इसमें और सिविल सर्विस से भी इसमें लोग थे। जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 6 जजेस थे। कितने जजेस? 6 जजेस थे। इन्होंने जब ये 1853 में ये लोग जैसे ही सब कॉन्टिनेंट आए, उन्होंने क्या कर दिया, इन 6 बंदों ने कंबाइंडली एक बंदे को सेलेक्ट कर दिया जो सबसे काबिल बंदा था, उसको नाम दे दिए जी गवर्नर जनरल, कि आप हमारे गवर्नर जनरल हैं। गवर्नर जनरल ने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ने एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया। एडवाइजरी से मुराद ये है कि वो गवर्नर जनरल को मशवरे देता था। दूसरा, लेजिस्लेटिव फंक्शंस करते थे। एक बंदा जो था वो कमांडर इन चीफ बना दिया। तो एक हो गया गवर्नर जनरल, 4 हो गए एडवाइजरी काउंसिल, क्लियर, और एक हो गया कमांडर इन चीफ। और इंडिया में 6 सुप्रीम कोर्ट्स थे, तो उनके चीफ जस्टिस जो थे वो 6 उधर अपॉइंट करते, यानी 6 चीफ जस्टिस, 6 सुप्रीम कोर्ट के 6 चीफ जस्टिस और 4 जो एडवाइजरी काउंसिल जो वायसराय को गवर्नर जनरल को मशवरे देता था, एक था गवर्नर जनरल, 4, 5 कमांडर इन चीफ 6 और 6 आपके पास जजेस 12। ये तरतीब था कि 4 बंदे गवर्नर जनरल को मशवरा देंगे, एडवाइस करेंगे, एक कमांडर इन चीफ होगा जो मिलिट्री को संभालेगा, 6 जजेस होंगे। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी की टोटल पार्लियामेंट। इस दौरान 1857 जंग आज़ादी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, उसको हमने डिस्कस किया है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होने के बाद, कब हुआ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? 1857 में जंग आज़ादी हुई। जंग आज़ादी के बाद 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एकदम ये पूरा तरतीब को चेंज कर दिया। तरतीब को चेंज कर दिया तो क्या क्या, ये जो हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको रिप्लेस कर दी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिप्लेस्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इंपोज कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बर्तानिया की पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर आते थे, उन मिनिस्टर से एक मिनिस्टर को सब कॉन्टिनेंट दे दिया कि इसको संभालो, इसको रूल करो। वो जो मिनिस्टर हुआ करता था वो बर्तानिया की कैबिनेट में होता था।
तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह रूल किसको दे दिया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? वो बरतानिया की पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर हुआ करता था, कोई भी हो सकता था। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्या कर दिया? गवर्नर जनरल को रिप्लेस कर दिया वाइसराय से, कि वाइसराय अब गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब कौन होगा? वाइसराय होगा। वाइसराय किसकी जगह आया? गवर्नर जनरल के जगह आया। बाकी जो आपके पास एडवाइजरी काउंसिल की जगह एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नाम दे दिया, और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये था लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये उसी तरह रहा, और कमांडर इन चीफ उसी तरह रहा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 1857 में 1858 में कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ दो चेंजेस हुए। एक, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस कर दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, और जो ये बंदे थे ये कुछ एडवाइजरी काउंसिल में थे, कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, उनको उसी तरह रखा। गवर्नर जनरल को रिप्लेस कर दिया वाइसराय से, ये चेंज है। लेकिन इस चेंजेस से भी इंडियंस जो थे वो मतमैन नहीं थे, तो उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने 1861 में एक नया एक्ट लाया, उसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में कौन कौन से चेंजेस लाए, कौन कौन सी चीज़ों को जो है उन्होंने नए सिरे से डिस्कस किया, नए सिरे से फॉर्म किया, उसको जाके देखते हैं। अब 1861 का जो एक्ट है, 1861, इसमें डायरेक्ट कॉलोनियल रूल के साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया, जो इंडिया को रूल कर रहा था, और वो एक किस्म का ब्रिटिश का डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। उसने अपने एजेंट, समझो एक एजेंट था, उसको बिठा दिया, उसका नाम था वाइसराय। वाइसराय ने क्या कर दिया? एक बनाया एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरा बनाया एडिशनल मेंबर्स। एडिशनल मेंबर्स यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो उसी तरह रहा। पहला क्या था? पहला एडवाइजरी काउंसिल था, फिर वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गया, वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल अभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह अब एडिशनल मेंबर्स नाम दिया गया कि ये एडिशनल मेंबर्स होंगे। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 बंदे थे शुरू में। 1874 में एक और बंदा ऐड कर दिया, तो टोटल तादाद कितनी होगी? 6। ये जो आपके पास 5 बंदे थे, अब इनको इंडिया के मिनिस्ट्रीज दिए। पहले क्या थे? एडवाइस करते थे, सिर्फ वाइसराय को मशवरे देते थे शुरू में। अब 1861 एक्ट में क्या हुआ कि इनको बाकायदा पोर्टफोलियो दे दिए, यानी इनको मिनिस्ट्रीज दिए। कौन कौन से मिनिस्ट्रीज? मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस, और मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस और ओम। ये हो गए 5, प्लस ये 1874 में जो बंदा ऐड कर दिया वो था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। यानी पब्लिक वर्क का जो डिपार्टमेंट है वो 1874 में 1874 में फिर बाद में इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल तादाद कितनी होगी? ये फिर 6 हो गई। इनको ये मिनिस्ट्रीज दिए गए। वो एडवाइजरी काउंसिल को अब मिनिस्ट्रीज बाकायदा सब कॉन्टिनेंट के दिए गए। हर एक को अलग अलग मिनिस्ट्री दे दी, मिलिट्री की मिनिस्ट्री दे दी, लॉ की मिनिस्ट्री दे दी, फाइनेंस की मिनिस्ट्री दे दी, रेवेन्यू की मिनिस्ट्री दे दी। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बजाय लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजाय एडिशनल मेंबर्स क्या थे? 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए, ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर्स कौन से थे, कितने थे?
नॉन ऑफिशियल कौन थे, कितने थे। ऑफिशियल मेंबर्स फिर वही बात है, मिलिट्री सर्विस के ऑफिसर्स थे, सिविल सर्विस के ऑफिसर्स थे, बर्तानिया से आए थे, बर्तानिया से लाए गए ऑफिशियल मेंबर्स बिठा दिए गए। अच्छा, ये जो ऑफिसर्स थे इनकी तादाद 6 से कम नहीं होनी चाहिए। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो कहीं से भी आ सकते, इंडिया से भी आ सकते थे, उनकी तादाद 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 6 से कम नहीं होनी चाहिए, वो 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो टोटल तादाद कितनी कर दी गई, 12। यानी एडिशनल मेंबर्स हमारे पास कितने रखे गए, 12 मेंबर्स रखे गए। 12 मेंबर्स में 6 ऑफिशियल और 6 नॉन ऑफिशियल। 6 ऑफिशियल कहां से आते थे, बर्तानिया से, मिलिट्री सिविल ऑफिसर से आते, सिविल ऑफिसर्स आते थे। 6 कहीं से भी आ सकते थे, इंडिया के भी थे। इसमें जो थे इंडियंस जो थे वो अलाउड नहीं थे, इसमें इंडियंस जो थे वो अलाउड थे, इंडियंस अलाउड थे। 3 इंडियंस एडिशनल मेंबर के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में शामिल कर दिए। 3 मेंबर्स के नाम थे राजा ऑफ पठालिया, राजा ऑफ बनारस और सर डेंकर राहू जो थे वो इसके मेंबर बनाए गए। तो 3 जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, कहां से, इंडिया से, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एडिशनल मेंबर्स के अंडर जो आते थे। अब ये तो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसराय की अपनी मर्जी से बना, ये भी वाइसराय की अपनी मर्जी से, और ये मिलिट्री सिविल ऑफिसर्स थे, और ये इंडियंस कोई भी हो सकता था। लेकिन जो हमारे पास नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, दे वर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चन। अगर पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन चल रही थी तो वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। ये एक, दे वर नॉट अलाउड टू डिस्कस द बजट। ये लोग बजट को डिस्कस भी नहीं कर सकते थे, क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, बजट को डिस्कस नहीं कर सकते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ के सिर्फ पार्लियामेंट में बस बैठने के लिए आते थे। क्लियर? ये एक किस्म का मैनी पार्लियामेंट हुआ करता था जो कंबाइन होकर सारे लेजिस्लेशंस कर सकते थे। लेकिन इस एक्ट में वाइसराय को एक स्पेशल पावर दिया गया कि वो कोई भी एक्ट पास कर सकता है। एक्ट, एनी ऑर्डिनेंस he can issue which will last for 6 months। वाइसराय कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था और वो कहीं कितने महीनों तक, 6 महीनों तक काम कर सकता था। इसके बाद फिर नया ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे। मिलिट्री लॉ और फाइनेंस, इन तीनों में, बल्कि रेवेन्यू भी शामिल करते हैं, इन तीनों में आप वाइसराय के असेंट के बगैर कोई चेंजेस नहीं ला सकते थे। नो चेंजेस कैन बी ब्रॉट विदाउट द असेंट ऑफ वाइसराय। वाइसराय के असेंट के बगैर आप इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्ट में वाइसराय को बहुत ज्यादा पावर दिया गया। इसी तरह ये तरतीब प्रोविंशियल लेवल पर भी अप्लाई किया था। ये चूंकि सेंट्रल लेवल पर था, प्रोविंशियल लेवल पर भी यही तरतीब था। तो हमारे पास 1853 एक्ट में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2 बोर्ड थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 6 बंदे थे इसमें, ठीक है ना। और इसमें हमारे पास जो थे वो एक गवर्नर जनरल बन गया
4 एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर, 1 कमांडर इन चीफ, ये हो गए 6, और 6 आपके पास लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लोग थे, चीफ जस्टिस थे मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट्स में। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस कर दे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एस्टेब्लिश कर दिया, और कोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस कर दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? वो ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर ने क्या कर दिया, अपने एक एजेंट भी बिठा दिया, गवर्नर जनरल के बजाय वायसराय उसको नाम दिया गया। वायसराय भी बरतानिया से हुआ करता था, ये मिलिट्री सिविल ऑफिसर का होता था। उसने क्या कर दिया, आके 2 कौंसिल बनाए, एक एग्जीक्यूटिव कौंसिल, दूसरा लेजिस्लेटिव कौंसिल। 1858 में एग्जीक्यूटिव कौंसिल के 5 मेंबर शुरू में थे, बाद में एक ऐड कर दिया, 6 हो गए। इसमें मुख्तलिफ पोर्टफोलियो इनको दे दिए, और लेजिस्लेटिव कौंसिल को इसी तरह रखा। 1861 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी तरह रहा, वाइसराय उसी तरह रहा, एग्जीक्यूटिव कौंसिल उसी तरह रहा। लेजिस्लेटिव कौंसिल में क्या हुआ कि 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर्स भी मिलिट्री सिविल ऑफिसर्स, सिविल सर्विस ऑफिसर्स बरतानिया से, जबकि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कोई भी हुआ करता था, इंडियंस भी इसमें शामिल थे, और नॉन ऑफिशियल में इंडियंस शामिल नहीं थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में सर डेंकर राव, राजा पटालिया, राजा बनारस को हेड कर दिया। वाइसराय को इनॉर्मस पावर दी गई, कैन इशू एनी ऑर्डिनेंस व्हिच लास्ट फॉर 6 months, एंड यू कैन नॉट असेंट एनी चेंज इन मिलिट्री लॉ एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट अनलेस वाइसराय गिव एन असेंट। ये आपके पॉइंट्स हैं, ये आपके एक्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि हम 1861 एक्ट को डिस्कस करेंगे तो उसमें पहला चीज़ करेंगे कि वाइसराय वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ब्रॉट, ही ब्रॉट वाइसराय वाज द एजेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द कैबिनेट मिनिस्टर। वाइसराय हैज मेट 2 council, executive council, legislative council. Executive council consists of 6 members, and legislative council consists of 12 members. और लेजिस्लेटिव काउंसिल को नाम दे दिया एडिशनल मेंबर्स 1861 में। ये ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में ऐड कर दिए गए, तकसीम कर दिए। ऑफिशियल जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, जबकि नॉन ऑफिशियल इंडियंस कोई भी हो सकता था। सो ये आपके पॉइंट्स है। आई होप कि आप लोगों को 1861 एक्ट का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, और साथ साथ में 1885 का ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, और इसके बाद 1892 का इंडियन काउंसिल अगेन एक्ट आता है, उसको भी इसी बेस पर डिस्कस करेंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।